सेटलमेंट करते समय अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथियों, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। ये ना समझे अगर कोई आपको चवन्नी छाप ये कह रहा है कि आप सेटलमेंट कर लो आपका सिविल ठीक ही रहेगा या 6 महीने साल के बाद आपका सिविल ठीक हो जाएगा, ये उसके अंदर विलफुल डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे। अगले 4-5 साल तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। सिक्योर लोन तो फिर भी 2 साल के बाद मिल सकता है। ये बात मद्देनजर रखते हुए आप सेटलमेंट करें अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं। साथियों, जब भी आप सेटलमेंट करें, आप लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो लोक अदालत भी सेटलमेंट का ही नाम है। कॉम्प्रोमाइज के लिए लोक अदालत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लोक अदालत होती में कॉम्प्रोमाइज होता है, वहां दोनों पार्टियों की सहमति से। सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि सेटलमेंट किस तरह के लोन में होता है। डैम श्योर है कि क्रेडिट कार्ड में होता ही होता है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन अनसिक्योर भी होता है, सिक्योर भी होता है। अनसिक्योर जिसमें आपने कोई एसेट, अपनी प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान नहीं रखा, ऐसा भी अनसिक्योर लोन मिलता है एजुकेशन के लिए। और ऐसा भी मिलता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके वो ले लिया एजुकेशन लोन, ऐसा भी होता है। अगर आपका बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए अनसिक्योर लोन एजुकेशन के लिए लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या अन्य कोई भी ऐसा लोन जिसमें आपने अपना कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान इनके पास मॉर्गेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा, रहन नहीं रखा, उन सभी लोनों में सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट में फंडा क्या है सेटलमेंट का? भाई, जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा उतना ज्यादा डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, अपने मुंह से सामने से कभी भी ये ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, बैकफुट पे आ जाए। एक बार सेटलमेंट में ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे, कम से कम 5 बार। शुरू में आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए आपका अगर 10 लाख का है, उसको 12-13 लाख रुपए बना देंगे, ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा लगा के उसके ऊपर। फिर आपको ऑफर करेंगे, चल भाई ब्याज प्लंटी जुर्माना हटा देंगे, आप 10 लाख रुपए दे दो। अगर आपको सेटलमेंट करनी ही है तो मैक्सिमम डिस्काउंट पे करें, क्योंकि फाइनेंशियल डेथ तो करेंगे ही करें, सिविल तो खराब करेंगे ही करेंगे। तो आप कह दो भाई मैं तो कर देनी भाई, फिर ये आपको 15 से लेके 20% तक डिस्काउंट की ऑफर करेंगे। फिर नहीं किया तो 30% की, फिर नहीं 45 की, फिर नहीं तो 60 की, मैक्सिमम आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है अगले 1-1.5 साल में। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको 75% डिस्काउंट मिल भी रहा है और आप एग्री हैं, तैयार हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। सबसे पहले तो कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 लाख रुपए का लोन है, इन्होंने बना दिए 12-13, अब ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट कर देंगे, आपसे 2.5 लाख रुपए ले लेंगे और 2.5 लाख रुपए भी आप ईएमआई में दे देना, यानी 50,000 रुपए महीना 5 महीने में। इसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप कच्चा लालच करोगे। और बैंक को भी ये पता है कि अगर इसकी 10 लाख की 10,000 रुपए ईएमआई है, वो तो ये दे नहीं पा रहा, अब ये 50,000 रुपए कैसे देगा। कहीं से जुगाड़ बना के 2-3 महीने अगर आपने दे भी दी, मैं कह रहा 4 महीने भी अगर आपने दे दी, 5वें महीने 1 दिन भी अगर आपने ईएमआई लेट कर दी, तो इसको सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे ये, और वो जो 2.5 लाख रुपए हैं ब्याज प्लंटी जुर्माने में काट देंगे। आपको कहेंगे भाई जो टर्म कंडीशन थी, नियम शर्तें थी, वो आपने तोड़ दी, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो सेटलमेंट के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, वो आपने तोड़ दिया। अब ये सेटलमेंट वैलिड नहीं है। फिर दूसरे कुत्ते, चवन्नी छाप, दल्ले, भिखारी, जुआरी, नंगा आपके पीछे लगा दिए जाएंगे। जब भी सेटलमेंट करें वन शॉट में करें, इसको बोलते हैं ओटीएस बैंकिंग की भाषा में, वन टाइम सेटलमेंट। आज ना करें, 6 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें। ऐसा नहीं है कि अभी सेटलमेंट ऑफर आ रही है तो चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं कुत्ते।
हर बार आती रहती है, वो ही लगी फटने खैरात लगी बटने। ऐसे तो कोई खैरात नहीं बांटता, ऐसे तो अपने कोई पैसे कम लेगा नहीं। तो सेटलमेंट ऑफर हर महीने निकलती है। जैसे जैसे आपका लोन पुराना होता जाता है उतना ज्यादा डिस्काउंट बढ़ता रहता है। दूसरी और सबसे बड़ी सावधानी क्या करनी है, जब भी सेटलमेंट करें, हाँ बहुत से आदमी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं क्या सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है? उसका जवाब है हाँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और इन्होंने लेने 1.5 करोड़ रुपए आपसे, तो 100% आपकी सेटलमेंट होगी। या कोई आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस है, भगवान न करे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका इंश्योरेंस नहीं था, टोटल लॉस होगी या काफी लॉस हो गया उसका, इस सिनेरियो में भी वो सेटलमेंट करेंगे। भगवान न करे इंश्योरेंस नहीं था, वो गाड़ी चोरी होगी तो भी सेटलमेंट करेंगे। भगवान न करे उसमें आग लगी तो भी ये सेटलमेंट करेंगे। सिक्योर लोन में इस सिनेरियो में सेटलमेंट होता है। लेकिन किसी भी तरह के लोन में सेटलमेंट आप कर रहे हैं, अनसिक्योर में या सिक्योर में, सावधानी से करें, टेंशन होके करें। क्या करना आपको भाई, सबसे पहले सेटलमेंट लेटर को पढ़ें। चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देते हैं। जब भी आपके पास सेटलमेंट लेटर आए, आप एक बात बोलें कि भाई मैं तो उसी ब्रांच में लेके जाऊंगा इस सेटलमेंट लेटर को जहां से मैंने लोन लिया है, वहां पे जाके उसी ब्रांच की स्टैंप लगवाएं, उसी ब्रांच हेड के साइन करवाएं। अगर वो नहीं कर रहा तो कह दे फिर मैं देता नहीं भाई साहब पैसे, मैं मानता ही नहीं उसको सेटलमेंट को। या उसमें एक कंडीशन और लिखवाएं, और ज्यादातर ये लिखते नहीं है कि बैंक ये जो सेटलमेंट है, जितना अमाउंट में आप डिसाइड हुआ है, आप तैयार हुआ, एग्री हो, उतना पैसा लेने के बाद आपको एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा, और इतने दिन के अंदर देगा। वो सारी बातें उसमें लिखवा लें। और एक शर्त और लिखवा लें कि फ्यूचर में वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके या आपके किसी लीगल लायर, आपके किसी उत्तराधिकारी के ऊपर किसी भी तरह का दीवानी या फौजदारी, सिविल या क्रिमिनल का मुकदमा नहीं करेगा और ना ही अपने पैसे की डिमांड करेगा, क्योंकि हमारी सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। और अगर आप लोक अदालत में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो लोक अदालत में भी सेटलमेंट हो जाती है, और वहां पे बहुत बड़ा फायदा ये है कि आगे किसी कोर्ट में फिर ये जा नहीं सकते। लेकिन खुद से अपने आप से ना कहें कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूं, अपने आप से मुंह उठा के सीधा लोक अदालत में ना जाए कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूं। सेटलमेंट करवाने के लिए खुद से लोक अदालत में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एक और सबसे बड़ी सावधानी, ये कनोपी लगा के रखते हैं ज्यादातर लोक अदालत में, और पार्टी को जो कर्जदार है उसको टेलीफोनिकली बुलाया जाता है, कहते हैं इस फार्म पे साइन कर दे। किसी भी फार्म पे कोई साइन ना करें। अगर आप किसी फार्म पे कोई भी साइन करते हैं, बाद में उसको फिल कर लेंगे, क्या पता क्या लिख लेंगे उसमें। अगर आप किसी फार्म पे साइन कर रहे हैं, किसी भी दस्तावेज पे या ब्लैंक पेपर पे भी साइन कर रहे हैं, बाद में वो कुछ भी लिख लेंगे, तो ये मानना जाएगा, जिस भी दस्तावेज पे, जिस भी पेपर पे आपने साइन कर दिए, तो ये मानना जाएगा कि आपने उसको पढ़ लिया और समझ लिया अच्छी तरह से। अगर आपने डायरेक्ट साइन कर दिए तो उसको पेश करके कह देंगे जी इसने तो सेटलमेंट कर ली और बाद में हमारे पैसे नहीं दिए, तो उसके ब्याह पे आपकी आरसी कटवा सकते हैं। आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट। आरसी के विषय पे मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं। आरसी कट गया या आरसी का नोटिस आया तो आरसी डिसेंटेड वाली के वीडियो देख लें। ये सावधानी रखेंगे तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता सेटलमेंट होते टाइम। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। क्योंकि पहले आपका बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में उसको भगोड़ा बोलते हैं। अब अगर आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया तो कोर्ट की अवमानना होगी, तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते, आप इसको हल्के में नहीं लेते, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है।
डरे घबराए नहीं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में न लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको हल्के में ले रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके रहन रख के इनसे पैसा लिया है, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, तो आप अपना लीगल वे में जाके बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए, आपने देना 1 करोड़ रुपए है, यह उसको 1 करोड़ रुपए में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि उनको अपने राइट्स नहीं पता। सरफेसी एक्ट से वो डर जाते हैं। सरफेसी एक्ट ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनको सरफेसी एक्ट ने खत्म नहीं किया। आपको बचाव को कोई भी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं आ सकता जो आपके कानूनी अधिकारों को खत्म कर दे, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपल नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ में कह रहे हो इसको 3 करोड़, या फिर आप 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ मेरे मोहल्ले पड़ोस में से, भाई वो अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है, ना नोमन तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी, तो नहीं तो 3 करोड़ रुपए मेरी वैल्यू है, 3 में बेच के 1 अपना लो, 2 मेरे दे दो। इसके अलावा अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपके 20% से पैसा कम रह गया तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। आपके 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 भी नहीं हुई है, फाइनेंशियल डाउन हो वो, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं दे जाएगी, तो 3 के बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।